हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनिशर्स पे, जहां पे कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एचएसएससी एग्जाम या ऑल इंडिया एग्जाम, कहीं भी कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बिहाफ पे हम पाइथन सीरीज कर रहे हैं, हम सी प्लस प्लस सीरीज कर रहे हैं, और अभी लेटेस्ट हमने एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एक ही वीडियो में 40 मिनट्स की एक वीडियो है, उसमें हमने पूरा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी बेस्ड और एचएसएससी एग्जाम बेस्ड हमने कवर किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, तो वहां पे क्लिक करके आप एसक्यूएल की वीडियो देखिए। आने वाले कुछ दिन में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस की भी एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं, तो उसको भी जरूर देखना। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। हमारी जो एनसीईआरटीज हैं 10th 11th 12th की, जो कंप्यूटर साइंस की एनसीईआरटीज हैं, जहां से एचएसएससी मैक्सिमम क्वेश्चंस उठाती है, वहां पे एक चैप्टर है एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट। उस चैप्टर में दो चीजें हैं हमारे पास, जिसके बारे में एक के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और जो सेकंड पार्ट है फ्लो चार्ट्स, वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। एक तरफ हमारी पाइथन की सीरीज चल रही है, एक तरफ हमारी सी प्लस प्लस की सीरीज चल रही है, एक तरफ हमारी नेटवर्किंग सीरीज चल रही है। थोड़े दिन में हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, नंबर सिस्टम दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज का ये जो टॉपिक है एल्गोरिदम्स, इससे अब तक 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस और बनने की संभावना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और फोन को कर दीजिए अपने को साइलेंट, ईयरफोन कान में डाल लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो, बेसिकली एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स, अगर हम दोनों की कंबाइन बात करें, स्पेसिफिक बाद में एल्गोरिदम की बात करेंगे, अगर हम दोनों की कंबाइन की बात करें तो क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग हमारी होती है या रियल लाइफ में भी अगर हमें कोई, हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, कंप्यूटर की भाषा में तो वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम हो जाएगी, और नॉर्मल भाषा में हमारे रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक तरीका होता है कि पहले हमें उस प्रॉब्लम को अच्छे से जानना होता है। जानने के बाद हमें यह सोचना होता है कि किस किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, कौन से वो स्टेप्स हम फॉलो करें जिससे कि वो प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाए। सेम वैसे ही जब हम प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, जहां पे हम एल्गोरिदम्स की बात करते हैं, तो एक स्टेप्स के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम को, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सोल्व करना ही क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। ये तो हो गई बेसिक बात। अगर प्रॉपर बुक में जो डेफिनेशन है और जहां से क्वेश्चन उठता है उसकी अगर मैं बात करूं, इट इज एन इफेक्टिव मेथड एक्सप्रेस्ड एज ए फाइनाइट लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, निर्देश, कि कुछ निर्देश होते हैं, उन निर्देशों के ऊपर एक वेल डिफाइंड, अच्छे से तैयार किया गया एक स्ट्रक्चर होता है। कैलकुलेटिंग ए फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम एन इनिशियल स्टेज, एक शुरुआती स्टेट से स्टार्ट होके और अंत की स्टेट तक जाता है निर्देशों के साथ। द इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश होते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं उस कंप्यूटेशन को, उस सिचुएशन को, विच विल इवेंचुअली प्रोड्यूस आउटपुट, जो फिर बाद में हमें आउटपुट देती है। When executed, the step-by-step procedure to solve the problem is called algorithm। देखो, ये ऐसी की ऐसी सेम स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में लिखी गई थी, हरियाणा पुलिस के क्वेश्चन में, पेपर में, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सोल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। एक ऑप्शन में एल्गोरिदम था, एक ऑप्शन में कुछ और था, और 3 ऑप्शन आपके पास और थे। तो एल्गोरिदम की जो एनसीईआरटी ने डेफिनेशन ठीक मानी है वो है कि किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी प्रॉब्लम को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ सोल्व करना ही एल्गोरिदम कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम कभी कभी हम घर में मैगी बनाते हैं, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि भाई हमें बनानी है मैगी। तो सबसे पहले मैगी बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए मैगी बनती कैसे, फिर उसके हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप अगर मैं लूं, स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हम क्या लेंगे, स्टेप 1 में हम वी टेक मैगी एंड ए पैन, एक पतीला लेंगे और हम मैगी लेंगे, सबसे पहले ये लेते हैं। फिर अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो वी टेक
वाटर एंड पुट इट इनटू पेन। दूसरा काम हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पेन के अंदर डाल देते हैं। स्टेप 3 हम क्या करते हैं, वी पुट मैगी इन इट, उसके अंदर हम उस मैगी को डाल देते हैं। फिर स्टेप 4 क्या होता है, फिर हम मसाला डालते हैं। फिर स्टेप 5 में क्या होता है, 2 से 3 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं। फिर स्टेप 6 में क्या होगा, उसको हम उससे उतारेंगे नीचे गैस से अपने पैन को। और फिर 7 स्टेप में क्या होगा, प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और उसको हम खा लेते हैं। खाने का जो प्रोसेस होता है वो हमारे एल्गोरिदम में काउंट नहीं होता है। एल्गोरिदम में सिर्फ वो प्रोसेस काउंट होता है जो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी, उस प्रॉब्लम को शुरू कैसे करेंगे और खत्म कैसे करेंगे। तो एक ये रियल लाइफ एग्जांपल लिया है, एल्गोरिदम्स काम करते कैसे हैं। एक प्रॉब्लम आती है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम आती है, उसके कुछ निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है और उसको हम फिनिश करते हैं। अब एल्गोरिदम जो होते हैं ना, वो 3 तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन 3 तरीके से होता है। एक होता है सीक्वेंस स्टेटमेंट्स, एक होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स और एक होता है इटरेशन या फिर लूपिंग कंस्ट्रक्ट, इसको हम बोलते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जो इस एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट में आपको समझने हैं और हम एक एक करके इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अब समझने वाले हैं। साथ ही साथ इन तीनों का एग्जांपल लेके हम समझेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सीक्वेंस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जहां पे हमारे पास जो भी प्रोग्राम होता है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इन दिस प्रोग्राम ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर। एक पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड स्टेप एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट होगा, फिर फोर्थ स्टेप एग्जीक्यूट होगा। ऐसे एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड सीक्वेंस स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसा लिखा आ जाएगा कि इन विच प्रोग्राम ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, कि एक के बाद एक एग्जीक्यूट होना कहां पे होता है। तो आंसर करोगे सीक्वेंस स्टेटमेंट्स के अंदर होता है। यहां पे एल्गोरिदम में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एज एग्जांपल लेते हैं हम, देखो, राइट एन एल्गोरिदम टू प्रिंट गुड मॉर्निंग। अब हमें गुड मॉर्निंग प्रिंट करने का एल्गोरिदम लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमेशा ही क्या होगा, स्टेप 1 जो होता है वो होता है स्टार्ट, ठीक है। स्टेप 2 यहां पे क्या हो जाएगा, प्रिंट गुड मॉर्निंग, क्योंकि और कुछ हमें करना ही नहीं, इसमें तो सिर्फ गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है। और स्टेप 3 क्या हो जाएगा, प्रिंट। और स्टेप 4 क्या हो जाएगा, स्टॉप। हमारी प्रोसेस जो है वो हमने स्टॉप कर दी, क्योंकि हमसे पूछा कितना गया था, सिर्फ हमसे ये पूछा गया था कि गुड मॉर्निंग को प्रिंट कराने के लिए एल्गोरिदम लिखना है। तो कभी भी कोई भी एल्गोरिदम लिखना होता है किसी भी चीज के लिए, सबसे पहला स्टेप होता है उसको स्टार्ट करना, फिर उस कंडीशन के हिसाब से हमें प्रिंट कराना होता है। गुड मॉर्निंग प्रिंट कराना था तो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें प्रिंट गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो पहले पहला स्टेप फॉलो हुआ, उसके बाद दूसरा स्टेप फॉलो हुआ, उसके बाद तीसरा स्टेप फॉलो हुआ, उसके बाद चौथा स्टेप फॉलो हुआ। ऐसे ही अगर हमें एल्गोरिदम लिखना हो और एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें एल्गोरिदम लिखना हो, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जो भी प्रॉब्लम होती है हमें पहले पता होना चाहिए कि उसको सोल्व कैसे करना है, तभी हम स्टेप्स को लिख पाते हैं। तो यहां पे स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टार्ट। और स्टेप 2 में हम क्या लेंगे, हम लेंगे टेक लेंथ एंड ब्रेथ एंड स्टोर इट। लेंथ और ब्रेथ लेंगे और उसको स्टोर कर देंगे हमारे प्रोग्राम में। फिर हम क्या करते हैं, टेक देम एज एल एंड बी। एल एंड बी के तौर पे हमने उनको ले लिया। स्टेप 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एल बाय बी। लेंथ और ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। और स्टेप 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टॉप हो जाएगा। तो हमने स्टेप्स को फॉलो किया एक रेक्टेंगल के एरिया को निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस स्टेटमेंट्स, जहां पे एग्जीक्यूशन जो होता है वो वन आफ्टर अनदर होता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक के बाद एक काम करते हैं।
एक एल्गोरिथम लिखना था जिसमें हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना था, जिसमें सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, स्टार्ट। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, वो दोनों ले लेंगे हम, लेंथ और ब्रेड्थ ले लेंगे, एल और बी उनको नाम दे देंगे। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे, और चौथा स्टेप क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा। ऐसे करती हैं आपकी सीक्वेंस स्टेटमेंट्स काम। सेकेंड जो पॉइंट है आपका वो है सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स। सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स में जो एल्गोरिथम होते हैं वो ऐसे काम करते हैं कि कोई कंडीशन या कोई प्रॉब्लम हमें दी जाती है, उस कंडीशन या उस प्रॉब्लम के अंदर जो सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं वो कुछ ऐसे काम करती हैं कि हमारा जो कंपाइलर होता है वो कंडीशन चेक करता है। अगर पहले वाली कंडीशन सही है, ट्रू है, तो कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट कर देगा। अगर पहले वाली कंडीशन सही नहीं है तो कंपाइलर नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सम पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड अपॉन द कंडीशनल टेस्ट। प्रोग्राम का कुछ भाग जो होता है वो कंडीशन के हिसाब से टेस्ट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, कंपाइलर विल एग्जीक्यूट सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, अदरवाइज इट विल एग्जीक्यूट अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यहां तक क्लियर हुआ? अब हमें एक एल्गोरिथम लिखना है टू चेक वेदर राम इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, कि कोई राम नाम का बंदा है वो वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें एक एल्गोरिथम लिखना है जहां पे हमें ये भी बताया गया है कि मोर देन और इक्वल टू 18 ईयर्स ओल्ड, या तो 18 का होना चाहिए या 18 से ज्यादा होना चाहिए। तो स्टेप 1 हमारा एल्गोरिथम क्या होगा, स्टेप 1 होगा हमारा, स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्ट करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, हमें चेक करना है कि वो वोट करने के काबिल है या नहीं है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी एज के बारे में पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, टेक द एज एंड स्टोर इट इन एज के फोल्डर में हम उसकी एज को स्टोर कर देंगे, उसकी एज को हम पहले लेंगे। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, हम चेक करेंगे, चेक इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। हम चेक करेंगे कि उसकी एज जो हमने ली है वो 18 के बराबर है या 18 से बड़ी है। इफ यस देन गो टू स्टेप 4, एल्स गो टू स्टेप 6। तीसरा स्टेप हमने क्या लिया, हम उसकी एज को चेक करेंगे, 18 से बराबर है, 18 से बड़ी है। अगर 18 के से बड़ी है या 18 के बराबर है तो हम चले जाएंगे स्टेप 4 पे, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अगर नहीं है तो हम सीधे सीधे 6 स्टेप पे चले जाएंगे जहां पे स्टॉप हो जाएगा। देखो अब स्टेप 4 क्या होगा, अगर तो उसकी एज 18 के बराबर या 18 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट यस राम इज एलिजिबल टू वोट। अगर है 18 के बराबर या उससे बड़ी एज उसकी तो प्रिंट हो जाएगा यस राम इज एलिजिबल टू वोट। कंपाइलर क्या करेगा, इसको प्रिंट कराएगा। क्या बोला गया था, इफ द कंडीशन इज ट्रू कंपाइलर विल एग्जीक्यूट सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। स्टेप 5 क्या हो जाएगा, प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट। अगर ये नहीं है तो ये प्रिंट हो जाएगा नॉट एलिजिबल टू वोट, और या फिर लास्ट स्टेप जो हमारा होता है स्टॉप, सीधा सीधा स्टॉप पे भी जा सकता है। सबसे पहले हम एज लेते हैं, एज के फोल्डर बना के एज में उसकी एज को स्टोर कर देते हैं। फिर हम ये चेक करते हैं कि 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है। अगर 18 से बड़ी या बराबर है तो प्रिंट हो जाएगा यस राम इज एलिजिबल टू वोट, वो वोट कर सकता है। अगर नहीं है तो सीधा सीधा हम स्टॉप भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम को। हमारा कंपाइलर क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को सीधा सीधा स्टॉप कर देगा। ये होता है हमारा जब हम सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां पे कंडीशन के हिसाब से हमारा कंपाइलर काम करता है। अगर पहली कंडीशन सही तो होती है तो वही प्रिंट हो जाती है, अगर वो सही नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन प्रिंट हो जाती है। तो ये था आपका सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है आपका इटरेटिव स्टेटमेंट्स या फिर लूपिंग कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट्स या फिर लूपिंग कंस्ट्रक्ट जिसको हम बोलते हैं। लूपिंग से या लूप से आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा। जब हमने लूपिंग
का कॉन्सेप्ट पाइथन में किया था, तो वहां पे लूप्स क्या होते हैं, कंडीशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से वो दोबारा दोबारा एग्जीक्यूट होते रहते हैं। पहले कंडीशन दी होती है, उस कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर वो सही है दोबारा से फिर उसमें जोड़ के ऐसे हमारे स्टेप्स चलते रहते हैं। उसी से मिलता जुलता होता है इटरेटिव स्टेटमेंट्स। In some programs, certain set of statements are executed again and again based upon conditional text, that is executed more than one time. कुछ प्रोग्राम्स में क्या होता है, कुछ कंडीशन दी होती है, उसके बेस पे इटरेटिव स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि चेक किया जाता है क्या वो कंडीशन ठीक है या नहीं है। अगर वो कंडीशन ठीक होती है तो दोबारा से उसमें कुछ जोड़ घटा करके एग्जीक्यूट किया जाता है। अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूशन जो होता है, एक से ज्यादा बार, वो होते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स। जैसे अगर एग्जांपल हमें दिया गया है, राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू n तक सभी नेचुरल नंबर्स को हमें प्रिंट करवाना है हमारे प्रोग्राम में। हमने स्टेप 1 स्टार्ट किया, सेकंड स्टेप में हमने टेक एनी नंबर एंड स्टोर इट इन n नाम का एक फोल्डर बनाया जिसमें हमने कोई भी एक मान लो नंबर लिया था, वो हमने n में स्टोर करा दिया। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, एक i नाम का भी हमने फोल्डर बनाया, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, 1 को हमने i में स्टोर कर दिया, ठीक है जी। चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, चेक i वैल्यू, i की वैल्यू को चेक करते हैं। इफ i इज लेस देन इक्वल टू n, देन गो टू स्टेप 5। i की वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू है n के, लेकिन n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, बट इतना पता है कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और अप टू n मतलब होने का क्या मतलब हो गया कि जो भी i की जो वैल्यू हमने ली थी उसको हमें चेक करना है क्या वो लेस देन इक्वल टू n है, देन गो टू स्टेप 5। तो पांचवें स्टेप पे चले जाएंगे और प्रिंट करा देंगे i की वैल्यू। कब, अगर वो i की वैल्यू n के बराबर है या n से छोटी है, या फिर हम सीधे के सीधे चले जाएंगे 8वें स्टेप पे, स्टॉप कर देंगे, क्योंकि कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो हम स्टॉप कर देंगे। लेकिन एक बार हम मान लेते हैं कि कंडीशन फॉलो की जा सकती है। मान लो हम लेट करते हैं, लेट n की वैल्यू जो है वो बराबर है 1 के या 10 के बराबर मान लेते हैं, हम n की वैल्यू हम मान लेते हैं 10 के बराबर। हमने i की वैल्यू ली 1, हमने चेक किया क्या 1 लेस देन इक्वल टू है n के, जी हाँ 1 लेस देन इक्वल टू है 10 से छोटा है। तो अगर ये कंडीशन ठीक थी तो गो टू द स्टेप, 5वें स्टेप पे जाना था। तो 5वां स्टेप क्या था, प्रिंट i, तो i प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा। अब अगर ये प्रिंट हो गया तो हम जाएंगे छठे स्टेप पे। छठे स्टेप में क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे i की वैल्यू 1 से, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगी। गो टू स्टेप 4, 7वें स्टेप में क्या हुआ, गो टू स्टेप 4, फिर से हम i की वैल्यू चेक करेंगे क्या लेस देन बराबर है n के, जी हाँ 2 भी तो लेस देन इक्वल टू है n के, यानी कि 10 के। तो क्या हो जाएगा, फिर जब 1 प्रिंट हुआ था तो अब 2 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे बार बार बेस्ड ऑन एक कंडीशन के बेस पे बार बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, वहां होता है जहां पे इटरेटिव स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया, सीक्वेंस स्टेटमेंट समझ में आ गया, सिलेक्शन स्टेटमेंट समझ में आ गया और इटरेटिव स्टेटमेंट समझ में आ गया। एल्गोरिथम के चैप्टर में, कॉन्सेप्ट में इनसे बाहर कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि है ही नहीं इसके बाहर। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे। तो लाइक जरूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अगर आप नए स्टूडेंट हैं। ऑलरेडी किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।